हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन WS Academy एंड दिस इज़ द MCQ सेशन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री के MCQs करेंगे, टॉप 100 MCQs, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और आप अपना जो आंसर है वो लाइव चैट बॉक्स और द कमेंट सेक्शन में लिख लेना, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हेयर। Name the philosopher who believed that freedom is a keynote of spiritual life. Options are Gopal Krishna Gokhale, Nehru, Ambedkar, Vivekananda. And yes, the right answer is Vivekananda is the philosopher who believed in the keynote of who believed in the spiritual life, right? So Vivekananda is the right answer. Question number 2. Who is the chief exponent of two nation theory? Two nation theory का chief exponent कौन है? विवेकानंद, गांधी जी, गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना. And the right answer is शाबाश, मोहम्मद अली जिन्ना. Okay. Moving to another question. The doctrine of Hindueta was expounded by V.D. Savarkar, Tilak, Gandhiji, Nehru. And the right answer is yes, it is V.D. Savarkar. Okay. The theory of cultural nationalism was expounded by Gokhale, Vivekananda, Savarkar, Nehru. Cultural nationalism. It is Savarkar. Right? Okay. V.D. Savarkar was born in 1885, 1883, 1888, 1870. And yes, V.D. Savarkar was born in 1883. मोहम्मद अली जिन्ना वॉज बॉर्न इन, वो किस शहर में पैदा हुए थे? मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर, मुंबई, दिल्ली, कराची. एंड द राइट आंसर इज कराची, राइट. ओके. इन विच ईयर मोहम्मद अली जिन्ना वॉज इलेक्टेड टू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम मुंबई? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कब इनको इलेक्ट किया गया? मुंबई से. मोहम्मद अली जिन्ना को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुंबई से कब इलेक्ट किया गया था? 1910, 1914, 1919, 1924. Choose the correct option, and yes, it is the right answer is 1910. Tilak regarded that Swaraj was not the only a right but a, तिलक ने क्या बोला? स्वराज सिर्फ राइट भी नहीं, राइट ही नहीं है बल्कि क्या है? जस्टिस, धर्मा, पावर, स्टेटस. क्या बोला था? इट इज धर्मा. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. श्री नारायण गुरु साउथ इंडिया के थे. आपको पता है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में जब हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में तो इनका नाम बहुत बड़ा चढ़ा कर लिया जाता है. श्री नारायण गुरु वॉज बॉर्न इन शिवागिरी, अयुरपुरम, चिंपाजंथी, कोलम. सो द राइट आंसर इज ही वॉज बॉर्न इन चिंपाजंथी, राइट. ओके. श्री नारायण गुरु दर्पण जो SNDP जो इनका योगम है ये किस ईयर में बनाया गया था? 1903, 1896, 1908, 1914. एंड यस, इसको बनाया गया था 1903 में, 1902, 1903, राइट. ओके. द डॉक्ट्रिन ऑफ राम राजा वॉज एक्सपाउंडेड बाय, ये डॉक्ट्रिन किसने दिया था? तिलक, गोखले, गांधीजी, नेहरू. डॉक्ट्रिन ऑफ राम राजा. एंड यस, गांधी जी ने दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ राम राजा. Who is a champion of secularism? Jinnah, Nehru, Savarkar, Tilak. And the right answer is shabash, very good, Nehru. Okay. Who regarded the villages as the center of Indian economic organization? किसने बोला था जो इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ हो जाएगी किसके बेस पे? जब विलेजेस प्रॉस्परस हो जाएंगे. एंड किसने ये बोला था? ये गांधी जी ने बोला था. गांधीज़म इज नॉट मियरली अ पोलिटिकल क्रीड, इट इज. गांधीज़म ये सिर्फ पॉलिटिक्स का एक स्टेटमेंट नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, ये क्या है? गांधीज़म एक मैसेज है पूरी सोसाइटी के लिए. नेम द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ वी.डी. सावरकर. वी.डी. सावरकर का जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो क्या है? प्रिंसेस, फ्रीडम स्ट्रगल, पॉलिटिक्स, हिंदुवेता 1. एंड द यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके. हु इज रिगार्डेड एज अ प्रैग्मेटिक सोशल रिफॉर्मर? Who is regarded as a pragmatic social reformer?
नेहरू, श्री नारायण गुरु, तिलक, महात्मा गांधी। यस, सोशल रिफॉर्म में मैंने अभी आपको बोला श्री नारायण गुरु, जो सब साउथ इंडिया में जब टेम्पल मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था कि जो लोअर कास्ट है उनको आपको टेम्पल एंट्री क्यों नहीं देते हो, ठीक है। और जो ब्राह्मण्स ने एक डोमिनेंस दिखाई थी तो उसके खिलाफ ही उठे थे। हु कंडम्ड द गांधीज्म एज अ रिएक्शनरी सोशल फिलॉसफी, गांधीज्म को किसने कंडम किया था एज अ सोशल रिएक्शनरी फिलॉसफी? ऑप्शंस आर गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल ये तो नहीं कर सकते थे उनको, नेहरू भी तो उनके सपोर्ट में थे, लोहिया, एम एन रॉय, बताइए क्या सही आंसर है? एम एन रॉय ने। ओके, इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज फाउंडेड बाय, इंडिपेंडेंट इंडिया जो है किसने फाउंड किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण, बताइए। And yes, it was founded by, very good, it was founded by M. N. Roy. Doctrine of total revolution was expounded by, doctrine of total revolution was expounded by Jayaprakash Narayan, M. N. Roy, Gandhiji, Tilak. Choose the right answer. Doctrine of total revolution, Jayaprakash Narayan. Radical Democratic Party was organized by, किसने ऑर्गेनाइज की थी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी? लोहिया, जयप्रकाश नारायण, एम एन रॉय, तिलक। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय एम एन रॉय, राइट? ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। हु इज द चैंपियन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल रेवोल्यूशन थ्रू ह्यूमन रेवोल्यूशन? ये कौन बता रहा था? सोशल रेवोल्यूशन थ्रू ह्यूमन रेवोल्यूशन, बताइए। यस, इट इज जयप्रकाश नारायण, राइट? जिन्नाज टू नेशन थ्योरी वॉज एडॉप्टेड ऑन, जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी है उसको कब एडॉप्ट किया गया? 1935, 1940, 1925, 1947। हमारे पास हिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, 1947 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी, 1925 में सरोजनी नायडू प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, फर्स्ट इंडियन वुमन, एंड 1940 में अडॉप्ट किया गया था जिन्नाज टू नेशन थ्योरी, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ साथ साथ। द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पिलर स्टेट वॉज एडवोकेटेड बाय, किसने कॉन्सेप्ट दिया था 4 पिलर स्टेट का? बताइए। कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पिलर स्टेट किसने दिया था? एंड ये दिया था लोहिया ने, ठीक है। हु कंसिडर्ड जिन्ना एज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, किसने बोला था कि ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये एम्बेसडर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का? गांधी जी, तिलक, सरोजिनी नायडू, विवेकानंदा, बताइए। एंड द राइट आंसर इज सरोजिनी नायडू ने इसको कंसिडर किया था, ठीक है। जिन्ना टू नेशन थ्योरी वॉज एडॉप्टेड एज द, जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी थी ना इसको एडॉप्ट किस रेजोल्यूशन के तौर पर किया गया था? लाहौर रेजोल्यूशन, ढाका रेजोल्यूशन, कराची रेजोल्यूशन, बम्बई रेजोल्यूशन। एंड इसको किस रेजोल्यूशन के तौर पे किया गया था एडॉप्ट? यस, लाहौर रेजोल्यूशन। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्मेड इन 1939, 1940, 1941, 1947। 19 आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो फॉर्म की गई कब? 1940 में। नेम द पॉलिटिकल लीडर हु सपोर्टेड टू नेशन थ्योरी, किस पॉलिटिकल लीडर ने टू नेशन थ्योरी सपोर्ट की थी? ऑब्वियसली ये की थी जिन्ना ने, है ना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टार्टेड इन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब स्टार्ट किया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को स्टार्ट किया गया 1906 में, ठीक है। 1906 में शिमला डिपुटेशन में जब गए थे वो, ठीक है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी थी? नेहरू, गांधी जी, तिलक, अंबेडकर, ये लिखी थी ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नेहरू ने, ठीक है। हु वाज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? ये भी लिखी थी नेहरू ने, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी लिखी थी नेहरू ने और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी लिखी है नेहरू ने। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशीला वाज लेड डाउन इन द ईयर, पंचशील प्रिंसिपल जो है वो किस ईयर में ले डाउन किए गए? ठीक है, 1961, 1955, 1954, 1950 एंड द राइट आंसर इज 1954, ठीक है।
बी आर अम्बेडकर वॉज बॉर्न इन, बी आर अम्बेडकर जो है वो किस ईयर में पैदा हुए? सो द राइट आंसर इज 1891. ठीक है. A public meeting was held on 13th April 1919 at dash dash in a small park enclosed by buildings on all sides to protest against the Rollout Act. रोलॉट एक्ट को के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए 13 अप्रैल 1919 किस छोटी सी पार्क में जो है प्रोटेस्ट किया गया था? आपको पता है बहुत ही ज़्यादा एपिसोड मशहूर है 13 अप्रैल 1919 का, दैट जलियांवाला बाग इज़ द राइट आंसर. अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ. ठीक है. ब्रिगेडियर जनरल कौन थे जब ब्रिटिश ट्रूप्स एंटर हुए पार्क में जलियांवाला बाग में, और जहाँ पे सारी साइड से क्लोज किया गया था जो पार्क था वो दैट वाज क्लोज्ड बाय ह्यूज वॉल्स, और उसकी सिर्फ एक एंट्रेंस थी, और फिर वहाँ पे जो अनआर्मड लोग थे उन पे गोली फायर करने का ऑर्डर उसने दिया था. एंड यस, कौन थे वो? शाबाश, जनरल डायर थे वो. ठीक है. सो जनरल डायर ने ऑर्डर किया था फायरिंग के, और फिर वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं मर गए थे. मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर. कब? मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, लेकिन किस साल में? वो हुए थे 1869 में. ठीक है. गांधी कैम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन द ईयर. साउथ अफ्रीका पहले गए थे गांधी कुछ केसेस के सिलसिले में, फिर वहाँ पे रहे, और फिर वो कब आए थे इंडिया वापस? वो 1914, 1950, 1960, 1970 वो आए इंडिया वापस. कब? 1915. ठीक है, 1915 में. और उसको भारतीय प्रवासी दिवस भी माना जाता है. ठीक है. डैश डैश हु लेड द कांग्रेस पार्टी इंट्रोड्यूस महात्मा गांधी टू द कंसर्न्स इन इंडिया एंड स्ट्रगल ऑफ द पीपल. किसने जो है कांग्रेस पार्टी का साथ बिलोंग करता था और उसने गांधी जी को इंट्रोड्यूस किया कि हिंदुस्तानी जो है लोग हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है? तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले. कुछ जगह पे लिखा है तेज बहादुर सप्रू, बट आई थिंक द राइट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले. ही वॉज अ पोलिटिकल गुरु ऑफ जो है गांधी जी. और a series of non-violence campaigns of civil disobedience movement were launched by Indian National Congress under the leadership of. Civil disobedience movement 1930s में लॉन्च किया गया था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से लॉन्च किया गया था. किसकी लीडरशिप के अंडर लॉन्च किया गया था? बताइए. मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, अरबिंदो घोष एंड महात्मा गांधी. ठीक है. बताइए. महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर. ठीक है. मोतीलाल नेहरू तो उस ये ही वॉज एसोसिएटेड विद नेहरू रिपोर्ट. मोहम्मद अली जिन्ना टू नेशन थ्योरी. अरबिंदो घोष जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे. ठीक है. खेदा सत्याग्रह एंड चंपारण एजिटेशन इन 1918 वाज वन ऑफ द डैजेस फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू अचीव इंडियन इंडिपेंडेंस. ये किस लीडर इसके साथ एसोसिएटेड है? खेदा सत्याग्रह और चंपारण एजिटेशन. बेसिकली 3 ये एजिटेशन थी. एक तो चंपारण, खेदा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. ये बेसिकली किसके साथ डील करती हैं? ये इनके साथ महात्मा गांधी जो है एसोसिएटेड थे. वो लीडरशिप उन्होंने दिखाई थी, और एंड ऑल द 3 इंसिडेंट्स वर सक्सेसफुल. है ना. चंपारण कहाँ पे? बिहार में है, खेदा गुजरात में, और अहमदाबाद में भी मिल स्ट्राइक हुई थी. महात्मा गांधी और 8 अगस्त डैजेस गिव द कॉल फॉर क्विट इंडिया. क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी. कब दी थी? 8 अगस्त 1940. बताइए. 1942 को दी थी. 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, लॉन्च की गई थी, और महात्मा गांधी ने कॉल दी थी, और उसने ये बताया था डू और डाई वाला स्लोगन दिया था. करो या मरो वाला स्लोगन दिया था. राइट. ओके. डाइजेस्ट कॉल्ड ऑन ऑल कांग्रेसमैन एंड इंडियंस टू मेंटेन डिसिप्लिन वाया नॉन वायलेंस और डू और डाई इन ऑर्डर टू अचीव अल्टीमेट फ्रीडम. ठीक है. तो किसने, मैंने आपको अभी बोला था 8 अगस्त को जो 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, तो वहाँ पे किसने कॉल दी थी? महात्मा गांधी ने कॉल दी थी. ठीक है. ऑन 9 अगस्त 1942 महात्मा गांधी एंड द एंटायर कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर अरेस्टेड इन. फिर जब 8 अगस्त को इन्होंने स्टार्ट किया था 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, और 9 अगस्त को क्या किया गया? इन सबको अरेस्ट किया गया था. और कहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया? इनको अरेस्ट किया गया था मुंबई में. ठीक है. In 1946, upon persuasion of Dash Judge, Gandhiji reluctantly accepted the proposal of partition and independent offer with the British cabinet in order to evade a civil war. किसने मनाया गांधी जी को कि आप मानो अब पार्टीशन ही सही है हमारे लिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुखदेव, राजगुरु, मोहम्मद अली जिन्ना. तो किसकी परसुएशन पे, किसने परसुएट किया था गांधी जी को कि पार्टीशन ही अब बेहतर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. ठीक है. अदरवाइज गांधी जी अपोज कर रहे थे पार्टीशन को. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डैश ज्वाइंड द सेंट्रल पावर्स अगेंस्ट ब्रिटेन. अच्छा, किसने सेंट्रल पावर्स को ज्वाइन किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के खिलाफ?
बताइए किसने किया था? तुर्की ने ज्वाइन किया था ब्रिटेन के अगेंस्ट ज्वाइन सेंट्रल पावर्स को वर्ल्ड वार फर्स्ट में। खिलाफत मूवमेंट वाज फॉर्मेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली डैश मोहम्मद मौलाना आज़ाद हजरत मोहनी टू ऑर्गेनाइज अ कंट्री वाइड एजिटेशन, क्योंकि जो तुर्की का खलीफा था उससे जो पावर्स छीने जा रहे थे उसके खिलाफत कमेटी, उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई गई, खिलाफत कमेटी बनाई गई। इनके साथ कौन थे? और शौकत अली, कुतुबुद्दीन अहमद, शमसुद्दीन हुसैन, मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए, तो इनके साथ और अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, अली ब्रदर्स थे। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खिलाफत मूवमेंट वाज टू फोर्स द डैश गवर्नमेंट टू चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द तुर्की एंड टू रेस्टोर द सुल्तान। किस गवर्नमेंट को फोर्स करना था कि वो अपना एटीट्यूड चेंज करे तुर्की के खिलाफ? ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये करना था, मनवाना था। ठीक है। October 17 Daesh observed a Khilafat day when the Hindus along with Muslims in fasting observed Hartal on that day. खिलाफत डे को कब ऑब्जर्व किया गया था? अक्टूबर 17, 1919। All India Khilafat conference was held at dash on November 23, 1919 was with Gandhi ji as its president. All India जो है खिलाफत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कौन थे? गांधी जी। और 1919 में हुई थी। और कहाँ पे इसको हेल्ड किया गया? कलकत्ता, पंजाब, गुजरात, दिल्ली में इसको हेल्ड किया गया। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कांग्रेस लीडर्स लाइक लोकमान्य तिलक एंड महात्मा गांधी viewed the Daesh as an opportunity to bring about Hindu Muslim unity against the British. तो लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने किस चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए? खिलाफत मूवमेंट, पीसेंट मूवमेंट, खुदाई खिदमतगार वुमेन्स मूवमेंट। बताइए। खिलाफत मूवमेंट को बेसिकली गांधी जी ने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखा हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो है और मजबूत करने के लिए। डैश विजिटेड मलाबार इन 1921 गिविंग अ फर्दर इम्पीटस टू खिलाफत मूवमेंट। किसने विजिट किया मलाबार 1921 में? गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, श्री अरबिंदो घोष। गांधी जी ने विजिट किया। ठीक है। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। The speed with which the Khilafat agitation spread, especially in the dash and the Vilavanad talukas in Malabar, created alarm in official circles. कहाँ पे बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ था? एरेनाड एंड विलावनाड। ठीक है। मलाबार कोस्ट में। The Constitution of Dash is the largest written liberal democratic constitution of the world. किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लिखा हुआ है, लार्जेस्ट रिटन है? इवन इंडिया का ही लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका का ओल्डेस्ट वन है, इंडिया का लार्जेस्ट रिटन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डाइजेस प्रोवाइड्स फॉर अ मिक्सचर ऑफ फेडरलिज्म एंड यूनिटरियनिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड विद रिजिडिटी। किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है? वो फेडरल भी है, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, यूनियन फीचर्स भी है। ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? फेडरल फीचर्स भी है, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और यूनियन वाले फीचर्स भी हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है। यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल वाला फीचर, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है यूनियन वाली फीचर। ठीक है। और फ्लेक्सिबल भी है, और इट इज़ कॉस्ट फ्लेक्सिबल, मतलब इट इज़ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड इन सम पोर्शंस। Since its inauguration on 26 January, the Constitution of India has been successfully guiding the path and progress of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब इनॉग्रेट किया गया था? 26 जनवरी। ये फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अदरवाइज उससे पहले ही अडॉप्ट किया गया था, लेकिन फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को मनाया जाता है रिपब्लिक डे। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्ट आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स विद 12 शेड्यूल्स एंड 94 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ये थोड़ा पुराना डेटा है, अभी भी इससे भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई है। पहले इसमें 395 आर्टिकल्स है, अभी इससे भी ज़्यादा है। ठीक है। The Constitution of India is indeed much bigger than US Constitution, which has only 7 articles, and the Danish Constitution with it is 89 articles. Obviously, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ लिखा गया है। ठीक है। फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है उसमें 89 आर्टिकल्स है। The Constitution of India became fully operational with effect from 26 January 1950. ठीक है। Okay. Although right from the beginning the Indian Constitution fully reflected the spirit of democratic socialism, it was only in Digest that the preamble was amended to include the term socialism.
कब इसको अमेंड किया गया? सोशलिज्म टर्म जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को ऐड किया गया। इसमें सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। सो 1976 इज द राइट आंसर। एक ही बार प्रेम्बल अमेंड हुआ है। इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट हु यील्ड्स पावर फॉर अ फिक्स्ड टर्म ऑफ डाइजेस्ट ईयर्स। हमारे पास जो प्रेसिडेंट होता है ना, उसको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इंडिया रिपब्लिक है, इसमें प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है और इसमें कितने साल तक वो फिक्स्ड टर्म होती है? 5 साल तक। All men and women of digest years or above of age whose names are registered in the voter lists vote in elections for electing the members of the लोक सभा। तो कितनी एज होनी चाहिए? हम यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जो भी इस एज तक पहुँचता है तो उसको वोटिंग राइट मिलता है। एंड द राइट आंसर इज 18 ईयर्स। पहले तो ये था 21 ईयर्स, लेकिन उसके बाद ये कम किया गया 18 ईयर्स, ठीक है। Every voter of digest years or above of age is eligible to contest elections to the Lok Sabha. लोक सभा इलेक्शंस लड़ने के लिए कितने साल का इंसान होना चाहिए? वोट डालने के लिए तो 18 साल का होना चाहिए, लेकिन इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए कितने साल का इंसान होना चाहिए? लोकसभा इलेक्शंस को अगर कंटेस्ट करना है आपको, अगर आपको लोकसभा इलेक्शंस कंटेस्ट करने हैं तो आपको आपकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स, ठीक है। द टेन्योर ऑफ द लोकसभा इज डाइजेस्ट ईयर्स। लोकसभा का जो टेन्योर है ना, वो कितने साल? लोकसभा की जो टेन्योर है वो कितने साल का है? 5 साल का टेन्योर, 5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल की टर्म होती है लोकसभा की। द की पर्सन बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पीछे एक बहुत बड़ा योगदान है एक इंसान का, और वो कौन है? आई थिंक द आंसर मस्ट बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। कहीं कहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का लिखा है, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। द मोटेको चमल्स फॉर रिफॉर्म्स ऑफ डाइजेस्ट हैड ब्रॉट लार्ज स्केल डिसकंटेनमेंट अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। जो मोटेको चमल्स फॉर रिफॉर्म्स है ना, उसको हम 1919 एक्ट भी बोलते हैं। The non-cooperation movement was launched by Digest had fanned the fire of the discontentment. किसने non-cooperation movement को लॉन्च किया था? गांधी जी ने 1920 में, ठीक है। ये क्विक की रिवीजन में दे रही हूँ आपको मॉडर्न हिस्ट्री का। In order to give some concession to Indians in the field of administration, the government of India Act Digest was designed on the basis of recommendation of the Simon Commission. Simon Commission के रिकमेंडेशन पे किस एक्ट को लाया गया था? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट को लाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन, ठीक है। ओके, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट ऑफ। डायरकी किस एक्ट से इंट्रोड्यूस की गई थी? डायरकी मतलब रूल ऑफ टू, ठीक है। ये किस एक्ट के अंदर लाया गया था डायरकी? 1919 एक्ट के अंदर। इसमें प्रोविंसेस में डायरकी लाई गई थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आया ना, उसने प्रोविंसेस की डायरकी हटा दी, ठीक है, उनको ऑटोनॉमी मिली। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन नवंबर। किस साल में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया? वो पास किया गया 1956 में, ठीक है। ओके, in India, the emergency refers to 21 month period of 1975-77 when Prime Minister Digest unilaterally had emergency declared across the country. आपको पता है इनको बोला जाता है डार्क फेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। 1975 से लेकर 1977 तक ये किसका हुकूमत थी? उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने खुद से ही फैसला किया ये अचानक। ऑप्शनली issued by President Digest Ahmed under Article 352 sub clause 1 of the Constitution for internal disturbance. The emergency was in effect from 25th June 1975 until its withdrawal on 21st March 1977. कौन थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट? आपको प्रेसिडेंट का नाम बताना है। देखो, आजकल जब प्रीलिम्स होता है, कोई भी एमसीक्यू एग्जाम होता है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था जब इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी लागू की थी? फखरुद्दीन अली अहमद थे। On June 25, Digest Prime Minister Indira Gandhi imposed emergency in India, citing grave threat to her government and sovereignty of country from both internal and external forces. तो जून 25 को उसने इमरजेंसी जो है डिक्लेयर की, लेकिन किस साल में? 1975, और ये 1977 तक फिर रही। इंदिरा गांधी became the Prime Minister in January Digest and then emerged victorious in 1971 लोकसभा इलेक्शंस। इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी जनवरी का
जनवरी 1966 में। आप चेक करना ये सही है कि गलत। The socialist stalwart Daesh openly led a mass movement against her, calling her corrupt and autocratic. किसने इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है मूवमेंट लॉन्च की? जयप्रकाश नारायण, ये सोशलिज्म पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे इन्होंने। The firebrand trade union leader Daesh had successfully organized an all-India railway strike, bringing the public transport and economy to a halt. किसने रेलवे स्ट्राइक करा दी? जॉर्ज फर्नांडीज ने। The emergency draft was hurriedly sent to President of India Daesh, who signed it immediately. तो कौन थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट? शाबाश, फखरुद्दीन अली अहमद। Daesh's second son Sanjay Gandhi, who was just 29 years old, then took charge of the administration and started sending opposition leaders and workers to jail across India. तो वो इंदिरा गांधी का जो है बोला जाता है दूसरा बेटा था संजय गांधी ने। उससे क्या कि ही वॉज जस्ट 29 ईयर्स और उसने सारे लीडर्स को, अपोजिशन लीडर्स को जेल भेजा। रामनाथ गोयनका, the only newspaper owner who stood up to Daesh, was harassed and he faced a series of troubles at the hands of her government. तो जो रामनाथ गोयनका था वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ उसने क्या किया था? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ उसने क्या किया था? उसने सही सच्चाई लिखी थी कि ये डार्केस्ट फेज है, ये गलत हो रहा है, तो फिर उसको बहुत हैरेस किया गया। However, Daesh shocked everybody by declaring Lok Sabha elections in January 1977, bringing an end to Draconian emergency. तो किसने इसको एंड किया? फिर इंदिरा गांधी ने फिर एंड किया, डिक्लेयर किया इसको। In the historic Lok Sabha election held in March 1977, Daesh led Congress lost power. तो ऑब्वियसली जो इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस था ना, उसने फिर हारा। कब? 1977 में। Daesh succeeded her as a prime minister and led the जनता पार्टी till 1980. 1980 तक फिर जनता पार्टी ने जो है हुकूमत की, उन्होंने जीता। तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? इंदिरा गांधी ने जब हारा इमरजेंसी के बाद, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लीडर ऑफ द जनता पार्टी कौन थे उस टाइम पे? मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। ठीक है। इन द Daesh लोकसभा पोल्स द इंदिरा गांधी रिटर्न टू पावर एंड रिमेन्ड इन पावर टिल हर असैसिनेशन इन 1984। ठीक है। उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी पावर में आई और फिर उसको असैसिनेट किया गया 1984 में। तो किस लोकसभा पोल में उसने फिर से जीता था वापस आने के लिए? ऑब्वियसली 1980 लोकसभा पोल्स में उसने जीता था, फिर 1984 तक वो फिर से चला रही थी और 1984 में उसको फिर असैसिनेट किया गया और उसके बाद राजीव गांधी बने उसकी जगह। ठीक है। Daesh started his career as a prime minister of independent India in 1947 and immediately launched a number of economic reforms. किसने अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बना और फिर उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए? ये तो आपको पता ही है, नेहरू ने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए और वो प्राइम मिनिस्टर बना इमीडिएटली आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। और वन ऑफ द नेहरूज की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द 5-year प्लान्स इन। इसने 5-year प्लान स्टार्ट किए थे ना, 1951 से इसने स्टार्ट किए थे, 5 साल के लिए इकोनॉमिक प्लान्स। नेहरूज इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव ऑफन बीन कंसिडर्ड टू बी द डैश इन नेचर। अच्छा, नेहरू की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ना, वो किस कैटेगरी में डाली गई थी? सोशलिस्ट। इनको सोशलिस्ट माना जाता था। Daesh was the main architect of its first green revolution of India, listed 5 components of agriculture renewal. कौन था आर्किटेक्ट ऑफ फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। Since Daesh, the Indian economy has pursued free market liberalization, great openness in trade and increased investment in infrastructure. कब से? ऑब्वियसली जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लाई गई? 1991 में। ठीक है। द स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी इन इंडिया फर्स्ट कैम इनटू इंसेप्शन ऑन अप्रैल 1। सेल्स पॉलिसी कब लाई गई? 1 अप्रैल। कब सेल्स पॉलिसी इंडिया में लाई गई थी? 1 अप्रैल 2000 में। ठीक है। और सबसे जो सक्सेसफुल सेल्स है ना, वो चाइना के हैं। The prime objective of Daesh was to enhance foreign investment and provide an internationally competitive and hassle-free environment for exports. तो प्राइम ऑब्जेक्टिव जो किसका था? सेज का जो था वो था कि हम क्या करें, कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाए अपनी कंट्री में। और सेज है क्या? सेज क्या है? ये स्पेसिफिकली डिलिनेटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव है, शैल बी डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशंस एंड ड्यूटीज एंड टेरिफस। तो ये माना जाता है फॉरेन टेरिटरी और इसमें जो है टेरिफस और जो ये है टैक्सेस कम लगाए जाते हैं। In Daesh, with the emergence of new politically independent nation, India continued to march ahead, pursuing a program of using modern science and technology for national
डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली जब इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, तब से फिर इंडिया ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस और साइंटिफिक डेवलपमेंट पे बहुत काम किया। There is no doubt that Jawaharlal Nehru's India's first Prime Minister was fully analyzed the indispensability of science and technology in the economic and the social independence. Obviously इसका आंसर जो है वो जवाहरलाल नेहरू आएगा। Soon after becoming Prime Minister of India, Digest created a Ministry of Scientific Research and Natural Resources. किसने बनाई? जवाहरलाल नेहरू ने बनाई। In Digest, the Atomic Energy Act was passed and the Department of Atomic Energy was directly under the charge was created. तो कब बनाया गया? एटॉमिक एनर्जी एक्ट कब बनाया गया? 1948 में, ठीक है। तो नेहरू के अंडर ही बनाया गया। अंडर द फॉरसाइटेड लीडरशिप ऑफ डाइजेस्ट द नेशन, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल पब्लिक लीडर्स बिकेम कमिटेड टू द प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियसली नेहरू ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट भी बनवाया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत काम करवाया और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कराए बहुत सारे। Digest appointed a scientific manpower committee and 5 institutes of technology came up at Kharagpur, Bombay, Madras, Kanpur and Delhi besides a number of regional engineering colleges by his efforts. किसने एफर्ट लगाएगी? नेहरू ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत काम कराया। In Digest, Nehru directed the CSIR to prepare National Register of Scientific and Technical Personnel. तो 1948 में नेहरू ने ये काम करवाया। 1948 में Defense Organization was set up in 1948 on the advice of Dash. Professor M.S. Blackett is the right answer. The enthusiastic efforts of Mr. Digest led to the expansion of Council of Scientific and Industrial Research. किसके efforts से? शांति स्वरूप भटनागर, और इसका अवार्ड भी दिया जाता है इसके नाम पे। The enthusiastic efforts of Shanti Swarup Bhatnagar led to the expansion of the Council of CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, into a chain of national laboratories spanning a wide spectrum of science and technology, engineering and biomedical sciences. The vision of Homi Digest also led to the advanced research in nuclear energy and other fundamental areas. क्या है इसका आंसर? होमी जे बाबा, ठीक है। Through the creation of Tata Institution of Fundamental Research, which is known as Baba Atomic Research, बार्क भी इसको बोलते हैं, जे बाबा, होमी बाबा। The economic liberalization in India denotes the continuing financial reforms which began since July 24 Digest. कब हुए थे economic reforms start? ये हुए थे जुलाई 24 1991 में स्टार्ट। इसके बाद से इंडियन इकोनॉमी जो है ना बहुत ज़्यादा ओपन अप हुई, उसमें एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और फिर लास्ट और 100th क्वेश्चन क्या है? इन डाइजेस्ट द कंट्री एक्सपीरियंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट डिलेमा फॉलोइंग द गल्फ वॉर एंड द डाउनफॉल ऑफ अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। तो कब? 1991 में। देखो 1991 में क्या हुआ था? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डिलेमा हुआ था और जो है इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत कम थे। सो यूएसएसआर का डाउनफॉल हुआ था जो कि सोशलिस्टिक पैटर्न पे चल रहा था। तो तब तक तो सोशलिज्म पे ही हमारी कंट्री चल रही थी, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ा कैपिटलिज्म की ओर आई, प्राइवेटाइजेशन को इन्हें अलाउ किया, इन्हें लाइसेंस राज को ख़त्म किया, उन्हें ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया। तो पहले भी ओपन ही थी लेकिन फिर ज़्यादा ओपन हो गई हमारी इकॉनमी। और 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया ने बहुत सारे अपनी ऑलमोस्ट 20 बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन को बिलो पॉवर्टी लाइन से हटाया और बहुत ज़्यादा जो है नई नई पॉलिसीज भी लाई। सो आई थिंक दिस वर द बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये वाले कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, कुछ आपको ड्राई भी लगे होंगे, लेकिन जब आपको ये आउटर लाइन पता होगी ना, फिर आप क्या कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पर्टिकुलर चैप्टर्स पे करेंगे हम एक एक करके। अब MCQs डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।